अर्ज किया है, मैथ्स का खौफ ऐसा है कि लोग सोचते हैं मैथ्स से टफ, मैथ्स से बवाल। मैथ्स का खौफ ऐसा है कि लोग सोचते हैं मैथ्स से टफ, मैथ्स से बवाल। अरे भाई, कभी प्रिंस सर से पढ़ के तो देखिए, आएगा मजा, होगा धमाल। बोलो वाह वाह। तो मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका 24/7 क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। तो मैं हूं आप लोगों का मैथ्स मेंटर। तो हम यहां पे क्लास 10th की मैथमेटिक्स में अपने पहले चैप्टर रियल नंबर्स की कहानी देख रहे थे, जहां पे ऑलरेडी इस चैप्टर में हमने 2 इंपॉर्टेंट लेक्चर्स देख लिए हैं, जहां पे हमने सबसे पहले ये देखा कि अपने इस चैप्टर रियल नंबर्स का रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या क्या है। उसके बाद के लेक्चर में हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की पूरे कंसेप्ट की कहानी को समझा। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर अभी तक इन लेक्चर्स को आपने नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो भैया, जल्दी से जाके देखो। तो इसी सीरीज में आज ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा, जहां पे हमने जो कंसेप्ट पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसी कंसेप्ट पे बेस्ड सवालों की कहानी तगड़े तरीके से सीखेंगे सर। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने टॉपिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे बेस्ड अपने सवालों का कारवा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने इस टॉपिक पे बेस्ड सवालों की सबसे पहली वैरायटी को टैकल करना सीखते हैं। तो सर, इस वैरायटी में सवाल हमसे कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सवाल कह सकता है डिटरमाइन दी, या फिर फाइंड दी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, या फिर एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, या फिर एक्सप्रेस फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर्स एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो इनमें से किसी भी तरीके से हमसे सवाल पूछा जाए, हमें सिंपली यह समझना है कि सवाल हमें कह रहा है कि जो भी गिवन पॉजिटिव इंटीजर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, और उसके बाद उस पॉजिटिव इंटीजर को अपने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस करके लिख लो। तो यहां पे फटाफट तरीके से अपने पहले वैरायटी के कुछ तगड़े सवाल सॉल्व कर लेते हैं सर। तो सवाल कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। स्टार्ट करते हैं सर। तो यहां पे सबसे पहले जो हमें पॉजिटिव इंटीजर गिवन है वो है 140। तो मैंने आपको बताया था कि इस पहली वैरायटी में फटाफट तरीके से सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन आप अपने पुराने वाले क्लास 9th में पढ़े हुए मेथड से भी कर सकते हो, या फिर अभी अभी पहली बार आप लोगों ने जो फैक्टर ट्री की कहानी पढ़ी थी, उस फैक्टर ट्री की कहानी की मदद से भी आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो सर। तो यहां पे हर सवाल में आपको दोनों तरीके से करके दिखा देता हूं। एग्जाम में आपको दोनों में से किसी एक तरीके से ही करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं सर। तो सबसे पहले 140 की कहानी देख लेते हैं। तो देखो यहां पे सर, ध्यान से सुनना। तो कैसे स्टार्ट करते हैं सर? तो हम अपने नंबर को देख के ये जज करने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सा सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा जो कि इस वाले नंबर को डिवाइड कर देगा, और स्टार्ट करते हुए इस चेन को आगे बढ़ाते जाते हैं जब तक कि हम एक प्राइम नंबर पे ना पहुंच जाए सर। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो यहां पे दिख रहा है सर इवन नंबर है, 2 से जाएगा, तो 270 जा, और आगे बढ़ते हैं। अगेन इवन नंबर है सर, 2 से जाएगा, 235 जा, अगेन आगे बढ़ते हैं सर। तो यूनिट प्लेस पे 5 है, यानी कि 5 से जाएगा सर, तो 57 जा। तो प्राइम नंबर आ गया सर। अब यहां पे रुक जाएंगे। तो ये काम हम ऐसे भी कर सकते थे, या फिर फैक्टर ट्री भी बना के कर सकते थे। तो फैक्टर ट्री बनाने के लिए क्या करेंगे, एक दूसरे कलर से आपको बता देता हूं। तो देखो यहां पे, जैसे ये रहा सर हमारा वो पॉजिटिव इंटीजर जिसको हमें यहां पे फैक्टराइज करना है। तो इस तरीके से या तो आप गोला यूज कर लो, या फिर आप रेक्टेंगल्स भी यूज कर सकते हो सर, आपकी मर्जी है। गोला, ये रेक्टेंगल, ये आपकी मर्जी रहेगी सर। तो देखो यहां पे तो क्या सिखाया था। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं सर, ब्रांचेस बनाते जाते हैं अपने ट्री में। तो अगेन कहानी वही सेम रहने वाली है, बस रिप्रेजेंट करने का यहां तरीका थोड़ा अलग होता है। तो वो कौन सा सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा जो कि 140 को डिवाइड कर देगा? कह दोगे सर 140 इवन नंबर है, 2 होगा। तो यहां पे 2 लिख लेते हैं सर। तो 2 कितना जा, तो कह दोगे सर 270 जा हो जाएगा, लिख लिया। अब यहां पे क्या करेंगे, फिर से 70 को ब्रेक डाउन करेंगे। तो यहां पे अगेन इवन नंबर है सर, 2 से जाएगा, 235 जा हो जाएगा। अब ये जो नंबर है सर, इसके यूनिट प्लेस पे 5 है, यानी कि ये नंबर 5 से जाएगा, तो यहां पे 57 जा हो जाएगा। बस अब रुक जाएंगे सर।
अब यहां पे देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, तो कभी भी अगर फैक्टर ट्री बना के आप फैक्टराइजेशन कर रहे हो तो आपको ध्यान ये रखना है सर कि जो नंबर फर्दर फैक्टराइज किए जा सकते हैं उसको हमेशा राइट की तरफ रखना। आप देख रहे हो ना सर कि हर पॉइंट पे 2 ब्रांचेस निकल रही है, हर पॉइंट पे 2 ब्रांचेस निकल रही हैं। तो इस वाले फैक्टर ट्री मेथड में आपको बस इतना ध्यान में रखना है सर कि जो नंबर फर्दर फैक्टराइज हो सकता है उसको हमेशा कहां रखना, राइट वाले ब्रांच पे रखना। जो आपके प्राइम नंबर्स आ रहे हैं उसको हमेशा लेफ्ट वाले ब्रांच पे रखना सर। इस चीज को बस यहां पे ध्यान में रखना है। तो दोनों में से किसी तरीके से कर लो, एक बार नजर फेर लो। अब देखो दोनों ही तरीके से सेम चीज मुझे पता चल रही है। क्या पता चल रहा है समझना। तो दोनों ही तरीके से अब मैं यहां पे ये लिख सकता हूं सर 140 बराबर। तो अब मैं अपने इस कंपोजिट नंबर को इस फैक्टराइजेशन के हिसाब से प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस करके लिख सकता हूं। कैसे देखो, तो यहां से देखेंगे तो दिख रहा है सर कि 2 बार 2, 1 बार 5, 1 बार 7। तो यहां पे लिख लेते हैं सर 2 बार 2 इंटू 1 बार 5 और यहां पे 1 बार 7। यहां से भी सेम ही रिजल्ट आ रहा है, 2 बार 2, 1 बार 5 और 1 बार 7। तो हमने अपने इस कंपोजिट नंबर को इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस कर लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेकिन रुक जाइए, ठहर जाइए। बहुत सारे बच्चे यहां पे कहानी को खत्म कर देंगे। कहानी यहां पे खत्म नहीं करनी है सर। जो भी फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, उनको पावर के टर्म में ट्रांसफर करके फर्दर सिंप्लीफाई करिए सर। जैसे कि यहां पे आप लोग देख पा रहे होगे सर कि 2 जो है ये 2 बार आ रहा है। तो 2 बार 2 लिखने से ज्यादा बेटर रिप्रेजेंटेशन ये होगा कि आप 2 पे पावर 2 डाल दो सर। तो कहीं पे भी फैक्टराइजेशन करने के बाद जब आप उसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस करोगे और आपको यह दिखेगा सर कि फैक्टर्स रिपीट हो रहे हैं, तो यहां पे फर्दर सिंप्लीफाई करिए और पावर के टर्म में अच्छे से लिखेगा सर। तो ये हमने कर लिया। अब 5 एक ही बार है तो फर्दर लिखने की जरूरत है नहीं, और इस तरीके से यहां पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। अब वैसे तो अब 7 पहले लिखो, 2 बीच में लिखो, 5 आखिरी में लिखो, किसी भी कॉम्बिनेशन में 7, 5 और 2 को लिखो, मैटर नहीं करता है। लेकिन एक बेटर रिप्रेजेंटेशन का तरीका यह माना जाता है कि आप असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ो। तो यह पॉइंट भी याद रखना, एग्जामिनर इससे इंप्रेस हो जाएगा कि लास्ट में जो आप अपना आंसर लिखना वो ऐसा लिखना सर कि आपके फैक्टर्स बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहे। जैसे कि यहां पे देखिए सर फैक्टर्स क्या क्या आए 140 के, तो कह दोगे सर कि प्राइम की बात की जाए तो प्राइम फैक्टर्स के तौर पे 2 है, 5 है, 7 है। तो ये जो 2 है, 5 है, 7 है, इसमें सबसे छोटा कौन है सर? तो सबसे छोटा इसमें 2 है। तो सबसे पहले 2 की कहानी लिखेंगे। 2 से बड़ा कौन है सर? कह दोगे 2 से बड़ा 5 है, तो उसके बाद 5 की कहानी लिखेंगे। और सबसे बड़ा कौन है सर? तो सबसे बड़ा 7 है, इसलिए आखिरी में 7 की कहानी लिखेंगे। तो आपको एक और चीज ये ध्यान में रखनी है कि रिप्रेजेंटेशन असेंडिंग ऑर्डर में करिएगा, इससे एग्जामिनर आपके रिप्रेजेंटेशन से काफी इंप्रेस्ड रहेगा। यानी कि फुल एंड फाइनल तरीके से अगर मुझे आंसर रिप्रेजेंट करना रहे तो मैं सिंपली ये बोल दूंगा कि 140 बराबर यहां पे 2 का स्क्वायर इंटू यहां पे 5 लिख दो या फिर 5 की पावर 1 एक ही बात है, इंटू 7 लिख दो या 7 की पावर 1 लिख दो एक ही बात है। इस तरीके से आखिरी में लिख देंगे। तो दोनों में से किसी एक तरीके से आगे बढ़ के फैक्टराइज कर लेना, सिंप्लीफाई कर लेना और लास्ट में इस तरीके से आंसर लिख देना। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगेन मेरा सजेशन आप लोगों को यह रहेगा सर कि आप फैक्टर ट्री बना के सॉल्व करने की कोशिश करना। अगेन कारण यह है कि एग्जामिनर ज्यादा इंप्रेस होगा। तो अगर आप फैक्टर ट्री बना के, इसको मैंने सिखाया था, क्या कहते हैं? फैक्टर ट्री कहते हैं। तो अगर आप फैक्टर ट्री बना के करोगे तो एग्जामिनर आपका ज्यादा इंप्रेस होगा। तो यहां पे अपनी पहली वैरायटी पे एक सवाल कैसे कैसे सॉल्व करना है, सारी बारीकियां हमने सीख ली। अब इन बारीकियों को ध्यान में रखते हुए अपने नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं, इसी वैरायटी पे। अब नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसके लिए यही काम करना है सर, वो है 234। फटाफट करते हैं, तो आपको दोनों मेथड से दिखा देता हूं। तो यहां पे 234 की बात की जाए सर, तो क्या दिख रहा है सर? इवन नंबर है तो 2 से स्टार्ट करते हैं कहानी को। तो 2 इसका एक फैक्टर होगा सर, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। अब देखो इस नंबर को सीधे देख के पता नहीं चलता है कि इसके लिए फैक्टर क्या होगा।
तो जो भी डिविजिबिलिटी टेस्ट होते हैं ना उनको हमेशा से यूज करिए। जैसे 2 से तो नहीं होगा सर क्योंकि इवन नंबर नहीं है। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज करोगे तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट फिट बैठ रहा है सर। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कहता है कि आपका जो भी गिवन नंबर है अगर उसमें जो भी डिजिट्स हैं उनका सम 3 से डिविजिबल है तो ओरिजिनल नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। चेक करके देखते हैं। तो डिजिट्स का सम हो जाएगा 7 + 1 8 + 1 9। क्या 9 3 से डिविजिबल नहीं है? बिल्कुल है सर। इसी वजह से ओवरऑल ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा सर। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत काम की चीज है फैक्टराइजेशन करने के लिए। डिविजिबिलिटी टेस्ट हमेशा दिमाग में रखिएगा एटलीस्ट 11 तक का। ठीक है, अब देखो यहां पे, तो यहां पे फर्दर आगे बढ़े सर। 3 3 जा 9 हो जाएगा, 2 बचा तो 3 9 जा 27 हो गया सर। 3 9 जा 27। इसके बाद अगेन ये नंबर 3 से चला जाएगा सर, तो 13 3 जा 39। अब प्राइम नंबर आ गया है तो रुक जाएंगे सर। या फिर अगर फैक्टर ट्री से बनाते तो ऐसे बना लेते सर 234। तो यहां पे सर इस तरीके से ब्रांचेस निकालते हैं। सबसे पहले 2, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जो भी प्राइम वाले होंगे उनको हमेशा लेफ्ट में रखना, जो फर्दर नंबर फैक्टराइज हो सकते हैं उनको हमेशा राइट में रखना। तो 2 कितना जा सर? तो 217 जा, 217 जा। अगेन इसको फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं 3 × 39 के फॉर्म में। तो यहां पे 3 × 39 के फॉर्म में। अगेन 39 को फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं सर, 13 3 जा 39। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो दोनों में से किसी एक तरीके से, दोनों से मत करना, एग्जाम में दोनों में से किसी एक ही तरीके से करना। तो यहां पे अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो बोल देंगे सर 234 बराबर, देखिए एक बार 2 आया, यहां पे 2 बार 3 आया, एक बार 13 आया। तो एक बार 2 आया, इसके बाद सर 2 बार 3 आया और इसके बाद एक बार 13 आया। तो अच्छे से ऑर्गेनाइज करके लिखेंगे सर। तो यहां पे 2 × अभी आपको सिखाया था कि अगर सेम ही फैक्टर रिपीट हो रहा है तो पावर के टर्म में लिखना ज्यादा बेटर रिप्रेजेंटेशन माना जाता है। तो यहां पे लिख देंगे सर 3 2 बार है, 3 का स्क्वायर × यहां पे 13। अगेन मैंने बोला था कि रिप्रेजेंटेशन का बेटर तरीका है असेंडिंग ऑर्डर में करके अपने फैक्टर्स को लिखिए। तो ये यहां पे दिख रहा है सर असेंडिंग ऑर्डर में है, तो ऐसा लिख लो या फिर ऐसा लिख लो, एक ही बात है। 2 एक ही बार है सर, तो 2 की पावर 1 लिखो या सिर्फ 2 लिखो, एक ही बात है सर। इतना × 3 का स्क्वायर × 13 की पावर 1, तो 234 बराबर इतना हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा साइड हो जाता हूं। ठीक है सर, एक और सवाल यहां पे देख लेते हैं, ध्यान से सुनना। तो 3825 सेम कहानी स्टार्ट करिए सर फटाफट। तो 3825 स्टार्ट कर लेते हैं सर कहानी को। दिख रहा है सर यूनिट प्लेस पे 5 है, 5 से जाएगा इजीली। तो यहां पे 5 7 जा 35 हो गया सर, 3 32। तो 5 6 जा 32 बचा 25, 5 5 जा 25। अगेन यूनिट प्लेस पे 5 है सर, 5 से जाएगा। तो यहां पे क्या दोगे 5 1 जा 5 हो जाएगा सर, 2 बचा है यहां पे तो 26, 5 5 जा 25, 1 बचा 15, 5 3 जा 15। अब देखो ये जो नंबर है ये 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉलो कर रहा है, यानी कि ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो यहां पे कह दोगे सर 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 हो गया। अगेन 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट को फॉलो कर रहा है सर, तो यहां पे कह दोगे 3 1 जा 3, 2 बचा सर 21, 3 7 जा 21। तो प्राइम नंबर आ गया सर, रुक जाएंगे। अगेन यही काम हम फैक्टर ट्री बना के भी कर सकते थे। फैक्टर ट्री बना के करते हैं सर। तो 3825 3825। अब मान लो मैं ऐसे फैक्टर ट्री बनाता हूं, मैंने आपको बोला था सर इस तरीके से बनाओ या गोला करके बनाओ, एक ही बात है। तो यहां पे आगे बढ़ोगे तो सबसे पहले ये किससे गया सर, यहां 5 से गया, और इधर क्या आया सर, कितना 5 से गया, तो कह दोगे 765 765। फिर ये 5 से गया सर, तो इधर आपका 5 हो गया, और 5 कितना जा 765, तो कह दोगे सर यहाँ पे 5 153 जा 765। तो यहाँ पे 153 हो गया सर। अगेन ये किससे गया था सर, 3 से गया था, तो यहाँ पे 3 कितना जा, तो यहाँ पे कह दोगे सर 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अगेन 3 से गया था सर, कितना जा, तो 17 3 जा 51, तो 317 जा सर। तो इस तरीके से हम अपना फैक्टर ट्री भी बना सकते हैं। अगेन अब इस फैक्टराइजेशन के बेसिस पे प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस करके लिख सकते हैं सर। लिख लेते हैं फटाफट यहां पे। तो यहां पे लिखेंगे 3825 बराबर, देखो ध्यान से देखना, तो 5 2 बार आया सर, लिख लेते हैं 5 × 5 ×
3 2 बार आया, लिख लेते हैं सर 3 × 3, और एक बार 17 आया, लिख लिया सर। देखो यहां से भी सेम रिजल्ट आ रहा है, 5 2 बार, 3 2 बार और 17 एक बार। ठीक है सर। अब चूंकि रिपीटिशन हो रहा है, पावर के फॉर्म में लिख देंगे सर, तो इसको लिख देंगे 5 का स्क्वायर इंटू इसको लिख देंगे 3 का स्क्वायर, और ये सिंपली 17 है तो 17 की पावर 1 लिख सकते। अब देखो, अब ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है सर, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे छोटा इसमें से 3 है तो पहले 3 वाली कहानी लिखेंगे, फिर 5 है तो 5 वाली कहानी लिखेंगे, और आखिरी में 17 की कहानी लिखेंगे। तो 3 8 2 5 को प्रॉपर तरीके से फैक्टराइज करने के बाद प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में हम ऐसा लिख सकते हैं। फटाफट कहानी नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा साइड हो जा रहा हूं। क्लियर है सर, आगे बढ़ जाते हैं। तो यहां पे अब अपने इस वैरायटी का एक आखिरी सवाल देख लेते हैं सर, ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पे अगर कहानी को स्टार्ट करें सर, तो 5566920 काफी बड़ा नंबर है सर, तो यहां पे अच्छे से बनाना पड़ेगा। काफी बड़ा नंबर है सर, तो यहां पे अच्छे से बनाना पड़ेगा। ध्यान से देखना, कलर चेंज कर लेते हैं सर, थोड़ा यहां पे अच्छा लगेगा देखने में। 5566920, ठीक है सर। देखो तो सर यूनिट प्लेस पे 0 यानी 5 से चला जाएगा, तो यहां पे लिख लेते हैं 5 कितना जा, तो क्या दोगे सर 5 1 जा 5, अगेन 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, एक बचा 19, 5 3 जा 15, ठीक है सर। तो 4 बचा 42, 5 8 जा 40, तो सर 2 बचा 20, 5 4 जा 20, इवन नंबर आ गया सर, 2 से जाएगा यहाँ पे। तो 2 5 जा 10, 1 बचा 11 हो गया सर, अगेन 2 5 जा 10, 1 बचा 13 है सर, 2 6 जा 12, 1 बचा 18 है सर, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, अब 2 से जाएगा सर, अगेन इवन नंबर है। तो 2 2 जा 4 हो गया सर, 1 बचा 15, 2 7 जा 14, 1 बचा 16, 2 8 जा 16, इसके बाद 2 4 जा 8, 1 बचा सर 12, 2 6 जा 12, अगेन इवन नंबर है सर। तो यहाँ पे 2 1 जा 2 हो गया, उसके बाद 2 3 जा 6, 1 बचा सर 18, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो गया सर। अब ये जो नंबर है 9 + 3 12 प्लस 2 आपका 14, 14 + 3 17, 1 18, 3 से जा रहा है सर। यहाँ पे 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉलो कर रहा है, लगा लेते हैं सर। तो 3 4 जा 12 हो गया, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, 1 बचा 19, 3 6 जा 18, 1 बचा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, ठीक है सर। 6 4 10 14 15, अगेन 3 से जा रहा है सर। तो देखो यहाँ पे 3 1 जा 3 हो गया सर, उसके बाद 1 बचा 16, 3 5 जा 15, 1 बचा 14, 3 4 जा 12, 2 बचा सर, 3 7 जा 21, तो 7 4 11 5 16 17। अब ये 3 से नहीं जा रहा है, तो आपका थोड़ा दिमाग चलना चाहिए। अगर आपको 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है सर, तो यहाँ पे क्लियरली 7 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है। देखो सर 7 2 जा 14 हो गया, 1 बचा 14, 7 2 जा 14 हो गया, 7 1 जा 7 हो गया सर। अब अगेन इस नंबर को यहाँ पे देखा जाए तो किससे डिवाइड होता हुआ दिख रहा है सर? तो इस नंबर को अगर आप देखोगे तो आपको यहां पे दिखेगा सर कि 221 जो है ये 17 से डिवाइड हो जाएगा। देखो यहां पे 17 1 जा 17 कर दोगे सर, 17 1 जा 17, तो कितना बचा 5, क्योंकि सर 22 में से आपका 17 जाएगा, 5 बचेगा 51, 17 3 जा 51। तो देखो ये लास्ट में इतना बड़ा नंबर मैंने इसलिए लिया था ना कि कई बार ऐसा होता है कि नंबर्स आपके दिमाग में स्ट्राइक नहीं करेंगे कि आखिर ये किस नंबर से डिविजिबल होगा, तो वहां पे आपको थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूं कि कम से कम 11 तक के डिविजिबिलिटी टेस्ट दिमाग में रखिएगा सर। और अगर 11 तक में भी नहीं लगा तो 11 के बाद कौन कौन प्राइम नंबर आते हैं सर? तो 11 के बाद 13 आता है, 17 आता है, 19 आता है। तो अगर 11 तक में फिट नहीं बैठा तो हमेशा क्या करिएगा, 13 17 19 को एक बार चेक कर लीजिएगा सर, आपका काम हमेशा हो जाएगा। तो कुछ सिंपल कुछ खतरनाक टाइप के सवाल हमने इस वैरायटी पे देखे सर। अगेन इसी काम को हम फैक्टर ट्री से भी कर सकते हैं। थोड़ा छोटा लिख के बनाऊंगा सर, क्योंकि देख रहे हो बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे हैं यहाँ पे। तो फैक्टर ट्री से यही सेम काम कर लेते हैं सर। देखो यहाँ पे मान लो इस वाले येलो कलर से करते हैं, तो 5 5 6 9 2 0, थोड़ा छोटा लिख के बनाऊंगा सर, समझना, क्योंकि जगह चाहिए प्रिंसर को। तो यहां पे पहले ऐसे करते हैं, तो ये कितने पे गया सर? तो 5 1 1 3 8 4, यहां पे कह दोगे सर 1 1 3 8 4, यही आया सर। इसके बाद ये 2 टाइम्स यहाँ पे किससे सर? 2 से गया, तो यहाँ पे 2 कितना जा, तो कह दोगे सर यहाँ पे ये 2 5 5 6 9 2, 5 5 6 9 2, अगेन 2 से जाएगा सर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर?
तो ये यहाँ पे 27846, 27846 अगेन 2 से जाएगा सर, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 27846 के नीचे क्या है सर, 13923, 13923। ये किससे जा रहा है सर, तो ये जा रहा था 3 से, कितना सा सर, तो 3 कितना जा रहा है ये सर, तो ये 4641 टाइम्स, 4641 टाइम्स से जा रहा है। अगेन ये कितने से जा रहा है, 3 से जा रहा है सर, कितने में 3 से जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लोगे सर, ये हो जाएगा 4641 है ना, तो 3 1547 टाइम्स, 1547 टाइम्स। अगेन किससे जा रहा है सर, 1547 टाइम्स 7 से जा रहा है, कितने 7 से जा रहा है सर, तो 7 इंटू ये जा रहा है आपका 221, देख लो सर यहाँ पे 221, और फाइनली 221 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ सर, कैसा, 17 इंटू 13, तो यहाँ पे 13 इंटू 17 मान लो, ऐसे लिख लो सर। क्लियर है। तो यही काम अगर आप एग्जाम में फैक्टर ट्री बना के करोगे तो एग्जामिनर ज्यादा इंप्रेस होगा सर। दोनों में से किसी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये करोगे तो ज्यादा इंप्रेशन बनेगा आपके एग्जामिनर पे। फटाफट नोट डाउन करो, ठीक है सर। तो यहां पे अब इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ध्यान से देखना। यहां पे मान लो व्हाइट कलर ले लेता हूं, तो ये जो नंबर है इसको मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगा सर, तो देखो 5 आया एक बार, ठीक है सर, 5 का काम हो गया। 2 आया है 1 2 3 बार, 3 बार 2 आया है, तो 1 2 3 बार 2 आया है। और देखिए 3 3 2 बार आया है सर, तो 3 आपका 2 बार आया है। और देखिए यहाँ पे इसके बाद सर 7 आया है, इसके बाद 7 आया है, और इसके बाद 17 आया है, 13 आया है, तो 17 आया है, 13 आया है। जगह नहीं थी इसलिए ऐसे लिख दिया। आप एग्जाम में ऐसे मत लिखना, प्रॉपर जैसे सिखाया वैसे नंबर लिख के बराबर करके लिखना। अब यहाँ पे जो भी रिपीटिशन है उसको पावर में चेंज करिए सर। तो 5 कितनी बार दिखा, एक ही बार दिखा, इनटू 2 कितनी बार दिखा है सर, तो 2 कह दोगे 3 बार दिखा है, तो 2 का क्यूब, तो 5 एक ही बार है तो 5 का पावर 1, इनटू 3 कितनी बार दिखा है सर, तो कह दोगे 3 भी 2 बार दिखा है, तो 3 का स्क्वायर, इनटू 7 एक ही बार दिखा है, 17 एक ही बार दिखा है, 13 एक ही बार दिखा है सर। अब प्रॉपरली रूल कहता है असेंडिंग ऑर्डर में, तो नंबर्स हैं आपके, इन सभी में सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा सर, 2 है, तो पहले 2 वाली कहानी लिखेंगे। फिर इसमें से कौन है, 3 है सर, तो फिर 3 की कहानी लिखेंगे। इसके बाद कौन है सर, 5 है, तो 5 की कहानी। फिर कौन है, 7 है सर, 7 की कहानी। इसके बाद है सर 13, और फाइनली है 17। तो ये हमारा प्रॉपर मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा सर। तो हमने इजी, मॉडरेट, खतरनाक हर टाइप के सवाल फर्स्ट वैरायटी में यहाँ पे सॉल्व कर लिए। फटाफट कहानी को नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है सर, सभी ने नोट डाउन कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट वैरायटी पे, ध्यान दीजिएगा। तो अब अपने इस सवालों की कड़ी में आगे बढ़ते हुए आ जाते हैं सेकंड वैरायटी पर, जो कि है प्रूव डैट वाली वैरायटी। तो इस वैरायटी में सबसे पहला सवाल देख लेते हैं। तो क्लियरली इस चीज को देखकर आपको यह पता लग रहा है सर कि यह सवाल एनसीईआरटी का एक ऐसा सवाल है जो कि अभी तक हमसे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया है, यानी कि यह सवाल अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सर। तो सवाल के प्रॉपर डिस्कशन पे जाने से पहले एक बिल्कुल नई सी चीज, एक बिल्कुल मजेदार सी चीज, एक बिल्कुल तगड़ी सी चीज सीख लेते हैं। तो अब आपका पूरा फोकस यहां पे बोर्ड पे होना चाहिए। तो सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। प्रिंस सर ने यहां पे लिखा एक नंबर और आपका सवाल है इस नंबर के सारे फैक्टर्स बताइए। तो तुरंत फटाफट जवाब आएगा कि सर बहुत आसान सवाल है सर, 6 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 3 और 6, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब फैक्टर्स का मतलब क्या होता है सर, तो फैक्टर्स का मैथमेटिकल मीनिंग ये होता है कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि मेरे ओरिजिनल नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं सर। यानी कि इसी बात को मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो 6 के फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। यानी कि अगर मैं इन नंबर से 6 को डिवाइड करूंगा तो डिवीजन करने पे रिमाइंडर 0 निकल के आएगा। यानी कि ये जो डिवीजन की कहानी हुई सर, ये जो कंप्लीट डिवीजन की कहानी हुई, ये जो फैक्टर की कहानी हुई, इसके बारे में अगर कभी हमें बात करनी है ना, तो हमें बड़े बड़े सेंटेंसेस इस टाइप से लिखने की जरूरत नहीं है कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6,
6 इज अ फैक्टर ऑफ 6, 1 इज अ फैक्टर ऑफ 6, या फिर अगेन ऐसे बड़े सेंटेंसेस भी लिखने की जरूरत नहीं है कि 2 will completely divide 6, 3 will completely divide 6 and so on। हम चाहें सर तो इस कंप्लीट डिवीजन की कहानी को, इस फैक्टर की कहानी को एक छोटे से रिप्रेजेंटेशन की मदद से बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। कैसे, ध्यान देना। तो ये जो कंप्लीट डिवीजन की कहानी है, ये जो फैक्टर की कहानी है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ इस प्रकार होता है। प्रकार ये होता है सर कि हम एक डंडा बनाते हैं। अब डंडे के एक राइट साइड नंबर होगा, एक लेफ्ट साइड नंबर होगा। तो दोनों साइड में कौन सा नंबर होगा, याद रखिएगा कि डंडे के राइट साइड में हमेशा आपको अपना डिविडेंड रखना है। अगेन याद रखिएगा कि डंडे के लेफ्ट साइड में हमेशा आपको अपना डिवाइजर रखना है। या फिर इसी बात को ऐसा कह लो कि जो ओरिजिनल नंबर है उसको आपको हमेशा राइट साइड में रखना है और जो फैक्टर है उसको हमेशा आपको अपने लेफ्ट साइड में रखना है। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका दिमाग में रखिएगा। अब किसी के मन में ये डाउट नहीं होना चाहिए कि डिवाइजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, क्योंकि बचपन के क्लासेस से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं। फटाफट एक एग्जाम्पल में शो कर देता हूँ। मान लो मैंने 7 को 3 से डिवाइड किया तो 3 2 जा 6, यहाँ पे 1। तो इस टाइप के डिवीजन में हम जानते हैं जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है वो हो जाता है आपका डिविडेंड, और मेरे डिविडेंड को जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है वो हो जाता है डिवाइजर। जो इस तरफ आता है वो हो जाता है कोशेंट, जो बच जाता है वो हो जाता है रिमाइंडर। फटाफट इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब इस पैटर्न को अप्लाई करके देखते हैं। मान लो मुझे ये बात रिप्रेजेंट करनी है कि 2 will completely divide 6, या फिर इसी बात को ऐसा रिप्रेजेंट करना है कि 2 is a factor of 6। तो मैं सिंपली ऐसा लिख सकता हूं। कैसा सर? तो अभी हमने देखा डिविडेंड को राइट साइड में रखना है, डिवाइजर को लेफ्ट साइड में रखना है। ठीक है सर, कर लिया रिप्रेजेंट। इसको तुरंत देख के हम पढ़ लेंगे कि 6 को 2 कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, या फिर ऐसा भी पढ़ सकते हैं कि 6 का 2 एक फैक्टर होगा। या फिर मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो यहां पे इस तरीके से एग्जांपल लेते हैं कि 8 का एक फैक्टर 2 होगा। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर? तो डिविडेंड इधर रहेगा, डिवाइजर इधर रहेगा। यानी कि सर इसको पढ़ने का तरीका होगा कि 8 का एक फैक्टर 2 होगा, या फिर पढ़ने का तरीका ऐसा भी हो सकता है कि 8 को 2 कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। फटाफट इस तरीके को पहले नोट डाउन करिए। क्लियर है सभी को? नोट डाउन कर लिया। अब आते हैं मुद्दे पे। तो अब ये जो नई सी मजेदार सी कहानी समझ गए हैं सर, इसके बाद अपने इस ओरिजिनल एनसीईआरटी के सवाल पे आते हैं। अब यहां पे सबसे पहला डाउट सवाल को देख के ये आएगा कि सर आपने तो लिख दिया क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, लेकिन जब ये सवाल सर एग्जाम में आएगा तो हमें लिख के नहीं बोलेगा कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे बेस्ड सवाल है। वो तो सीधे क्वेश्चन पेपर में कहीं पे भी डाल देगा सर। तो मुद्दा ये हो जाता है कि सवाल पढ़ के कैसे समझेंगे सर कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का सवाल है। तो कैसे समझेंगे इस जवाब को आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता क्या है सर? तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको आप कुछ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिख सकते हो, या फिर इसी बात को मैं ऐसा कह सकता हूं कि दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको आप उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है सर, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। यानी कि इसी बात को ऐसा कहा जा सकता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर के जो भी प्राइम फैक्टर्स होंगे वो प्राइम फैक्टर्स उस ओरिजिनल नंबर को, उस कंपोजिट नंबर को हमेशा कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। तो इससे एक हिंट मिलता है कि कोई भी ऐसा प्रूफ डेट का सवाल हमें फर्स्ट चैप्टर में मिले जहां पे कंप्लीट डिवीजन की बात हो रही हो, जहां पे कुछ प्राइम फैक्टर की बात हो रही हो, तो तुरंत दिमाग में हिट करना चाहिए कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का सहारा लिया जा सकता है सर। तो क्या ऐसा कुछ आपको सवाल में मिल रहा है? क्या ऐसी कोई हिंट पकड़ में आ रही है? तो कहोगे बिल्कुल आ रही है सर। सवाल को एक नजर में यहां पे देखा जाए तो एक लाइन मिल रही है P डिवाइड्स A स्क्वायर। अगेन दिख रहा है प्रूव दैट P डिवाइड्स A। तो कंप्लीट डिवीजन की बात सवाल के लैंग्वेज में मिल गई, जिससे ये कंप्लीट हिंट मिलता है कि इसको सॉल्व करने के लिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का सहारा लिया जा सकता है।
तो सवाल पढ़ के कैसे जज करना है कि कौन सा कंसेप्ट लगेगा, ये तो हमने यहां पे देख लिया। अब ये देखते हैं कि सवाल बोल क्या रहा है। अब ध्यान से सुनना, सवाल कह रहा है कि लेट p be a prime number and a be a positive integer. If p divides a square, then prove that p divides a. अब क्या कहना चाह रहा है सवाल, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सवाल ने बोला कि मान लो p कोई प्राइम नंबर है, तो सवाल ने कहा मान लो p कोई प्राइम नंबर है। ठीक है सर, मान लिया p प्राइम नंबर है। आगे सवाल कह रहा है ये भी मान लो कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो कहोगे ठीक है सर ये भी मान लिया a कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, लास्ट लेक्चर में ही सिखाया था पॉजिटिव इंटीजर बोलो नेचुरल नंबर बोलो एक ही बात है, सिखाया था। और हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हिसाब से यह सीखा था सर कि वन के अलावा जो भी नेचुरल नंबर होते हैं वो या तो प्राइम होंगे या तो कंपोजिट होंगे। सीखा था कि नहीं सीखा था? बिल्कुल सीखा था सर। यानी कि a अगर एक नेचुरल नंबर है, a अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो या तो वो प्राइम होगा या तो वो कंपोजिट होगा। ये हमने ऑलरेडी कंसेप्ट सीखा है। अब यहां पे हम क्या करेंगे सर, कंपोजिट वाली सिचुएशन को एनालाइज करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे जाके सर ये वाला डेटा मुझे गिवन है। क्या गिवन है? तो मुझे बोला जा रहा है कि p डिवाइड्स a स्क्वायर। मुझे बोला जा रहा है सर कि a स्क्वायर को p कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। मतलब क्या है? तो मतलब ये है सर कि अगर a स्क्वायर को p कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये वाली चीज क्या है सर, गिवन है। अब किसी भी सवाल में गिवन का काम क्या होता है? तो गिवन सपोर्टर होता है सर। किसी भी सवाल में जो गिवन दिया जाता है इसलिए दिया जाता है ताकि उसका हम सहारा ले सके सवाल को सॉल्व करने में। तो यहीं से ये भी समझ में आता है कि इसका सहारा आगे मुझे लेना पड़ेगा सवाल को सॉल्व करने में। ठीक है सर, ध्यान में रखना। अब मुझे प्रूफ क्या करना है सर? तो मुझे प्रूफ करना है p डिवाइड्स a। यानी कि मुझे प्रूव ये करना है सर कि p जो होगा ये a को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। यानी कि अगर हम a को p से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 निकल के आएगा। यानी कि ये जो चीज गिवन है इसकी मदद से मुझे ये साबित करके दिखाना है सर, ये प्रूफ करके दिखाना है सर कि a को p कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो सवाल क्या है ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो सवाल की कहानी क्लियर है, तो अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, सवाल पे सोचना स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे कैसे दिमाग लगाएंगे। तो सवाल पढ़ के पहले ही क्लियर हो चुका था कि सवाल को सॉल्व करने के लिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लगाना है और ये गिवन है, यानी कि इसका भी सहारा लेंगे। अब देखो कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो हम इस पॉइंट पे थे सर कि a अगर एक नेचुरल नंबर है, a अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है तो या तो प्राइम होगा या तो कंपोजिट होगा। मान लो सबसे पहला केस लेते हैं कि a कंपोजिट होगा। ठीक है, तो a अगर एक कंपोजिट नंबर है सर, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में अभी सीख के आ रहे हैं कि दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको हम कुछ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिख सकते हैं, उसको हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिख सकते हैं सर। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए मान लेते हैं कि इस कंपोजिट नंबर a के प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इसके प्राइम फैक्टर्स कुछ इस प्रकार आ रहे हैं, p1, p2, p3, p4, p5, ऐसे करते करते कहानी pn तक जा रही है। अब मुझे तो पता है नहीं सर कि एग्जैक्टली ये नंबर क्या है, तो यहां पे हमने जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में कहानी सीखी है उसकी मदद से कह देंगे कि भैया ये कंपोजिट नंबर है तो इसको हम इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं कि इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो इसके प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं p1, p2, p3, p4, ऐसे करते करते कहानी pn तक जा रही है। तो हम अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद क्या अपने नंबर a को ऐसा नहीं लिख सकते सर, p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू p4, ऐसे इंटू करते करते pn तक कहोगे? बिल्कुल सर, अगर ये इसके प्राइम फैक्टर्स है तो हम तुरंत कह देंगे कि ये जो मेरा कंपोजिट नंबर होगा वो इन्हीं प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट होगा। इस नंबर को मैं इन्हीं प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं। अब
अब यहां पे मजेदार बात यह है कि कोई जरूरी नहीं है सर कि ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर अलग अलग हो। अब कहोगे सर इसका क्या मतलब है, समझना। जैसे हमने अभी अपनी पहली वैरायटी में ही देखा कि अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद किसी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिखते हैं तो कई बार एक ही प्राइम फैक्टर बार बार रिपीट होता है, कुछ इस तरीके से 2 × 2 × 3 × 3 ऐसा होता है सर कि एक ही प्राइम फैक्टर कई बार रिपीट हो जाए सर, बिल्कुल होता है। तो ऐसा यहां पे भी हो सकता है। इसी वजह से जब हम आगे प्रॉपर तरीके से सोल्यूशन लिखेंगे तो ये वाली बात को हम मेंशन करेंगे कि ठीक है सर P1, P2, P3, P4 ... Pn इसके प्राइम फैक्टर्स हैं बट नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे अलग अलग हो सकता है इनमें से कुछ सेम भी हो। तो ब्रैकेट में एक बात बोलेंगे सॉल्यूशन में ये लिखने के बाद, नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे अलग अलग ही हो सर। ये मैंने आपको यहां पे समझा दिया, ठीक। अब देखो, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक लगाया और एक ही कहानी को इस तरीके से ब्रेक डाउन करके लिख दिया। अब गिवन डेटा का इस्तेमाल करना बाकी है सर। अब देखो, गिवन डेटा में ए पे बात नहीं हो रही सर, ए स्क्वायर पे बात हो रही है। अब जैसे ही मैंने ए की बात कर दी तो ए स्क्वायर की भी बात कर सकते हैं। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, तुरंत कह दोगे सर ए स्क्वायर माने इस पूरी चीज का स्क्वायर। लिख लेते हैं सर, P1 × P2 × P3 × P4 इंटू करते करते Pn, इस पूरी चीज का स्क्वायर। अब बहुत अच्छे से हमने क्लास 9th में प्रॉपर्टी पढ़ी है कि कहीं अगर ऐसा लिखा है 2 × 3 × 5 की पावर m, तो यहां पे अपने एक्सपोनेंट रेडिकल की प्रॉपर्टी लगा के इसको लिख सकते हैं 2 की पावर m इंटू 3 की पावर m इंटू 5 की पावर m, यानी मल्टीप्लाई पे होल पावर है तो इस पावर को अलग अलग करके फिर मल्टीप्लाई किया जा सकता है सर। यानी इस हिसाब से इसको हम लिख सकते हैं, इस हिसाब से इसको ब्रेक डाउन करके हम ऐसा लिख सकते हैं सर, ध्यान देना, P1 का स्क्वायर इंटू P2 का स्क्वायर इंटू P3 का स्क्वायर इंटू P4 का स्क्वायर, ऐसे करते करते इंटू Pn का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखो, तो a स्क्वायर की बात करनी थी, a स्क्वायर की बात की। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना सर, a स्क्वायर बराबर P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर इंटू P3 स्क्वायर इंटू P4 स्क्वायर, ऐसे करते करते कहानी जा रही है जहां पे पहले से मुझे पता है कि P1, लफ्जों पे ध्यान देना, जहां पे पहले से मुझे पता है कि P1, P2, P3, P4 ... Pn इंडिविजुअली प्राइम नंबर्स है और उन्हीं प्राइम नंबर्स का यहां पे स्क्वायर आ रहा है। अब देखो मजेदार चीज, अगेन अगर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे वापस लौटे सर, तो हमने देखा था कि कई बार नंबर्स इस तरीके से एक्सप्रेस हो जाते हैं, 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू कुछ मान लो 5 की पावर 4, मान लो कोई नंबर x है जो ऐसे एक्सप्रेस किया गया है और आपसे कोई पूछ ले कि इसके मुझे बताइए प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो फट से आपका जवाब आएगा कि ठीक है सर, यहां से कह देंगे देख के किसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 2, 3 और 5। यानी कि सर अगर मुझे पता है कि किसी नंबर को प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स के पावर के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है, तो पावर हटा दिया जाए तो उसके प्राइम फैक्टर्स क्लियरली मुझे दिख जाते हैं सर। बस इसी लॉजिक को यहां पे लगाओ कि अगर कोई नंबर है a स्क्वायर और इसको इस तरीके से एक्सप्रेस किया गया है पावर के टर्म में, जहां पे मुझे पहले से पता है सर कि P1, P2, P3, P4 ... जो Pn है ये प्राइम नंबर है, तो यहां से क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे P1, P2, P3, P4 ... Pn? सेम लॉजिक, बिल्कुल कह सकता हूं। तो यहां से मैं कह सकता हूं सर कि इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे P1, P2, P3, ऐसे करते करते कहानी Pn तक जाएगी। ये मैं बिल्कुल कह सकता हूं बिना किसी दिक्कत के। तो अब इस बात को याद रखना कि ये जो a स्क्वायर है इसके प्राइम फैक्टर से P1, P2, P3, P4 ... Pn, और ये इसके प्राइम फैक्टर्स, इसका मतलब ये है कि सर ये सारे नंबर्स इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे, ये भी बात याद रखना, ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे सवाल ने गिवन डेटा में बताया था कि P जो है ये a स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है सर,
यानी किसी बात को मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर पी ए स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है यानी कि पी ए स्क्वायर का एक फैक्टर होगा। तो समझना, पी ए स्क्वायर का एक फैक्टर है और सवाल के अनुसार पी एक प्राइम नंबर है। तो P एक प्राइम नंबर है और A स्क्वायर का फैक्टर है। दोनों बातों को मिला दूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि P A स्क्वायर का एक प्राइम फैक्टर है। बोल सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल सर। तो गिवन डेटा से बोल सकता हूं कि A स्क्वायर के लिए P क्या है? एक प्राइम फैक्टर है सर। अब समझना सर, A स्क्वायर के जितने भी प्राइम फैक्टर हो सकते थे सब मेरे आंखों के सामने पहले से हैं। सर ए स्क्वायर को हमने इनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिख लिया है। तो ए स्क्वायर के जितने प्राइम फैक्टर्स हो सकते थे, ए स्क्वायर के जितने भी पॉसिबल प्राइम फैक्टर हो सकते थे सब मेरे आंखों के सामने हैं। और गिवन डेटा से पता चल रहा है कि पी ए स्क्वायर का एक प्राइम फैक्टर है। तो यहां पे दोनों बातों को मिलाकर मैं ये बोल सकता हूं कि भैया इसके सारे प्राइम फैक्टर्स यहां हैं और वो इसका एक प्राइम फैक्टर है, यानी कि ये जो P है वो यहीं कहीं पे छुपा हुआ है। वो P हो सकता है P3 हो सकता है P4 हो सकता है P5 हो सकता है P1 हो। तो यहां पे दोनों बातों को मिला के ये बोला जा सकता है सर कि ये जो P पे बात चल रही है ये P यहीं कहीं पे छिपा हुआ है। तो अब मेरे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया। मेरे पास रिजल्ट ये निकल के आया है कि ये जितने भी यहां पे प्राइम नंबर्स थे इन्हीं में से कोई एक P है। कौन सा है नहीं पता, लेकिन ये पता चल गया कि इन्हीं में से कोई एक P है। बस इस बात को याद रखिएगा। अब देखो आगे, अब A को तुमने इस तरीके से एक्सप्रेस किया था। ये सारे क्या है? A के प्राइम फैक्टर से, यानी कि ये सारे A को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे और आपको ये पता चल गया इन्हीं में से कोई एक P है, यानी कि P A को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। यही प्रूफ करना था, प्रूफ दैट P डिवाइड्स A। अब यही जो बात आपको मैंने इस तरीके से बोल के बताई, इसी को प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ लिख लेना है। तो कैसे लिखेंगे अब उसको समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जो आप लोगों को बोला था उसी को यहां पे लिख लिया है। तो आंसर कैसे प्रेजेंट करना है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो प्रूफ ऐसे स्टार्ट करेंगे सर, फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पॉजिटिव इंटीजर a कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है सर। उसके बाद लेट a बराबर p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू डॉट 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 करके कहां तक जाएंगे? pn तक जाएंगे। b प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a वेयर P1, P2, P3, P4, करते करते Pn तक जाएंगे। R प्राइम्स नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, जो कि आपको बोला था। अब यहां से A की कहानी पे आ जाते हैं। Therefore A बराबर P1 इंटू P2 इंटू P3 ऐसे करते करते Pn तक जाएंगे। अब आपको पता है सर कि गिवन डेटा में A स्क्वायर की कहानी है, तो A की मदद से अब A स्क्वायर को डिफाइन कर देते हैं। तो डिफाइन कर दिया, इसका स्क्वायर हो गया। ब्रैकेट में यहां पे मेंशन कर देना स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है सर। तो ये करने के बाद अब हम ये वाला स्टेप लिख सकते हैं कि इसका होल स्क्वायर हो जाएगा P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर इंटू P3 स्क्वायर, ऐसे करते करते Pn स्क्वायर तक जाना है। और ये वाली प्रॉपर्टी का हमने इस्तेमाल किया। अब इसके बाद आगे क्या लिखेंगे देखो, इसके बाद हम आगे लिख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, देयरफॉर वी कैन से दैट P1, P2, P3 डॉट 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 Pn आर ऑल्सो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ A स्क्वायर। ठीक है। ऑल्सो P कंप्लीटली डिवाइड्स A स्क्वायर। सवाल ने गिवन डेटा में बोला था, वही बात लिख दी। तो यहां से अब हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर P इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ A स्क्वायर। अब समझना सर, यहां से A स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स की कहानी आई, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। यहां से भी A स्क्वायर के एक प्राइम फैक्टर की कहानी आई, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। तो दोनों बातों को कंबाइन करके अब हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं सर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 P is one of the prime factors among P1, P2, P3 डॉट 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 Pn। सिंस अब देखो आगे, अब A पे लौट रहे हैं सर क्योंकि A की कहानी प्रूफ करनी है। सिंस A बराबर P1 इंटू P2 इंटू डॉट 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 करके Pn, तो यहां से अब इस बात का यूज करते हुए कह देंगे कि यही कहीं पे मेरा P छिपा हुआ है और ये सारे के सारे फैक्टर्स A को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे, यानी कि
P भी A को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो या तो आप स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दो यहां पे कि देयरफॉर वी कैन से दैट P विल कंप्लीटली डिवाइड A, या फिर इसी चीज को अभी जो आपको रिप्रेजेंटेशन सिखाया था उस फॉर्मेट में ऐसा लिख के लास्ट में लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। अब अपनी इसी प्रूफ डैट में हमने एक सवाल देखा और एक मजेदार सवाल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अब अपनी इसी प्रूफ डैट वाली वैरायटी में अगला सवाल देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे सर कि ये सवाल एनसीईआरटी का एक ऐसा सवाल है जो कि अभी तक हमसे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया है, यानी कि ये सवाल अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो फटाफट तरीके से सवाल की कहानी समझते हैं। तो सवाल को देखकर सबसे पहला डाउट आपके दिमाग में ये आएगा सर कि सर सवाल को पढ़ के कैसे समझेंगे, कैसे दिमाग लगाएंगे कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की कहानी लगानी है। सर सवाल को देख के कैसे जज करेंगे कि ये वाला कंसेप्ट यहां पे यूज होगा। तो इसका जवाब ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में दिया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो बहुत तगड़ा लेक्चर है, जरूर से जाके देखिए, जहां पे मैंने आप लोगों को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का कंसेप्ट सिखाया है। तो लेक्चर के लास्ट में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि कभी भी आपको फर्स्ट चैप्टर के सवाल में एक ऐसी प्रूफ डैट की वैरायटी दिखती है जहां पे किसी नंबर को समथिंग की पावर n के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाए और उसके बाद सवाल के लैंग्वेज में ऐसी बात हो रही हो कि वो नंबर डिजिट 0 पे एंड करेगा या फिर वो नंबर डिजिट 0 पे कभी भी एंड नहीं करेगा। तो ये चीजें, ये हिंट्स अगर आपको किसी सवाल में दिखते हैं तो तुरंत समझ जाइए कि उस सवाल को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक अप्लाई करने की जरूरत है। तो ये जो हिंट के बारे में हमने सीखा था, क्या ये हिंट हमें यहां नहीं दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं सर। मुझे दिख रहा है बहुत क्लियरली कि मेरा जो नंबर है ये समथिंग की पावर n के फॉर्म का है, और मुझे ये भी दिख रहा है कि सवाल में ऐसी चर्चा हो रही है कि मेरा ये नंबर कभी भी डिजिट 0 पे एंड नहीं करेगा। तो हिंट्स मैच हो गए, जिससे तुरंत हमने ये जज कर लिया है कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए कभी ना कभी, कहीं ना कहीं मुझे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के कंसेप्ट को यूज करने की जरूरत है। तो सवाल को जज कैसे करना है कि क्या कंसेप्ट लगेगा, वो भी हमने इस सवाल में सीख लिया सर। अब यहां पे सवाल की कहानी समझते हैं। सबसे पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। अब यहां पे अंग्रेजी में जो इतना कुछ लिख दिया गया है सर, इसका मतलब क्या है थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो मुझे सवाल में बोला जा रहा है कि साबित करके दिखाइए, प्रूफ करके दिखाइए कि ये जो समथिंग की पावर n वाला नंबर है सर, यहां पे अब ध्यान से सुनना, इस नंबर में आप n की जगह पर दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर रख के देखो, उसके बाद जब आप सिंप्लीफाई करके अपना नंबर निकालोगे तो वो नंबर कभी भी डिजिट 0 पे एंड नहीं करेगा। उस नंबर के यूनिट प्लेस पे कभी भी आपको 0 नहीं दिखेगा। तो हमें यहां पे ये साबित करके दिखाना है कि ये जो नंबर है 4 की पावर n, यहां पे आप n की जगह पे दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर रख के टेस्ट कर लीजिए, आप ये हमेशा पाएंगे कि सिंप्लीफाई होने के बाद उस नंबर के यूनिट प्लेस पे कभी भी आपको 0 नहीं दिखेगा। यही बात मुझे यहां पे साबित करनी है। तो सवाल में क्या करना है सर, ये भी क्लियर हो गया। अब सवाल पे सोचने से पहले ये जो बात बोली जा रही है ना सर, इसको थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं। सवाल क्या बोल रहा है? सवाल यही बोल रहा है कि 4 की पावर n में n की जगह पे तुम दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर रख के देखो, सिंप्लीफाई करके देखो, उस नंबर के यूनिट प्लेस पे कभी भी आपको 0 नहीं दिखेगा, उस नंबर के एंड डिजिट में कभी भी आपको 0 नहीं दिखेगा। इसको थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं। तो नंबर है हमारा 4 की पावर n, जहां पे ये जो n है ये कोई नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कुछ छोटे नेचुरल नंबर्स के साथ टेस्ट करके देखते हैं सर इस बात को। मान लो n की जगह पे हम 1 लेते हैं, एक बार 2 लेते हैं, एक बार 3 लेते हैं, एक बार 4 लेते हैं।
तो n की जगह पे अगर 1 लेंगे सर तो ये मेरा नंबर हो जाएगा 4 की पावर 1 यानी कि 4। अब दिख रहा है सर ये एक डिजिट का नंबर है और ये जो है ये 0 पे एंड नहीं कर रहा है, यानी सर यहां पे एक बार सवाल वाली बात साबित होती है। अगेन दूसरे नेचुरल नंबर पे टेस्ट करते हैं, n की जगह पे 2 रख के देखते हैं। n की जगह पे 2 रखेंगे सर ये हो जाएगा 4 की पावर 2 जो कि हो गया 16। अब दिख रहा है सर कि ये 2 डिजिट नंबर है और अगेन सवाल वाली बात सेटिस्फाई हो रही है। मुझे दिख रहा है सर कि मेरे नंबर के यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 0 नहीं है, मेरा नंबर 0 पे एंड नहीं कर रहा है। अगेन ये बात साबित होती है। n को 3 रख के यही चीज टेस्ट करते हैं सर, तो नंबर हो जाएगा 4 की पावर 3 यानी कि 4 4 जा 16 4 जा 64। अगेन साबित हो रहा है सर क्योंकि दिख रहा है कि एक 2 डिजिट का नंबर आया जहां पे यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 0 नहीं है। अगेन n इज इक्वल टू 4 पे टेस्ट करके देखते हैं सर, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 16 256। अगेन दिख रहा है सर कि ये जो 3 डिजिट का नंबर आया सिंप्लीफिकेशन के बाद, यहां पे भी जो यूनिट प्लेस का डिजिट है, जो एंड डिजिट है, वहां पे 0 नहीं आया। तो सवाल में जो बात बोली जा रही है सर ये बिल्कुल सटीक बात है, क्योंकि यहां पे शुरुआत के ही पैटर्न में बार बार ये वाली बात सेटिस्फाई हो रही है। आप चाहो सर दूसरे नेचुरल नंबर को रख के देखना, अगेन बात सेटिस्फाई होगी हर बार। यानी कि सर जो बात बोली जा रही है वो 100% सही है। अब मुद्दा यह है सर कि इस बात को साबित कैसे किया जाए, इस बात को प्रूफ कैसे किया जाए, क्योंकि ऐसे लिख लिख के तो साबित नहीं करेंगे सर। मैथमेटिक्स में हर चीज का एक कंक्रीट प्रूफ होता है, एक बिल्कुल सॉलिड तरीका होता है। तो इस सवाल को सॉल्व करने का आखिर सॉलिड तरीका क्या होगा सर, ये यहां पे मुद्दा हो जाता है। तो यहां पे अब सॉल्व करने का सॉलिड तरीका क्या है, उस पे जाने से पहले हमें 2 मजेदार चीजें समझनी पड़ेंगी जो कि काफी काम की है, आपको दूसरी जगहों पे भी मदद करेंगी। तो ये जो 2 चीजें बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले चीज, आपके सामने मैं कुछ नंबर्स लिखता हूं, ध्यान से देखना। मैंने लिखा 10, मैंने लिखा 50, मैंने लिखा 100, मैंने लिखा 150, मैंने लिखा 1000, मैंने लिख दिया 10,000, मैंने मान लो लिख दिया 1 लाख। ठीक है सर, तो इतने सारे नंबर्स मैंने आपके सामने लिख दिए। ठीक है, अब इन सारे नंबर्स में आपको बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली ये दिख रहा है सर कि ये सारे के सारे नंबर्स डिजिट 0 पे एंड हो रहे हैं। आपको दिख रहा है सर ये सारे के सारे नंबर्स डिजिट 0 पे एंड हो रहे हैं, या फिर इसी बात को मैं ऐसा कह लूं कि ये सारे के सारे नंबर्स ऐसे हैं सर जिनके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो डिजिट 0 है। अब अगर मैं आपसे अगर पूछूं सर कि ये जो नंबर 10 है क्या इसको 5 कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, आप कहोगे बिल्कुल सर इसको 5 कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। अगेन अगर मैं आपसे पूछूं सर कि ये जो 50 है क्या इसको 5 कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, अगेन आप कहोगे जी बिल्कुल सर डिवाइड कर देगा। अगेन कहोगे सर ये नंबर 5 100 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, ये नंबर 5 150 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, इसको भी कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, इसको भी कर देगा, इसको भी कर देगा। यानी कि यहां से मुझे एक ऑब्जर्वेशन दिखती है। ऑब्जर्वेशन ये दिखती है सर कि अगर कोई भी नंबर 0 पे एंड हो रहा है, अगर कोई भी ऐसा नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे डिजिट 0 है, ऐसे नंबर्स को 5 हमेशा कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है सर, इसको दिमाग में रखना। अब इसी बात को मैं एक और तरीके से ऐसा बोल सकता हूं कि अगर इन सारे नंबर्स को 5 कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो मैं ये भी बोल सकता हूं सर कि इन सारे नंबर्स का एक फैक्टर गारंटेड 5 होगा। बिल्कुल सर, अगर 5 इन सारे नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो इसी बात को मैं फैक्टर के टर्म में ऐसा बोल सकता हूं कि इन सारे नंबर्स का एक फैक्टर गारंटेड 5 तो होगा ही होगा सर। ठीक है, अब समझना 5 क्या है सर, 5 है एक प्राइम नंबर और 5 इन सारे नंबर्स का फैक्टर है। तो दोनों बातों को कंबाइन कर दूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं सर कि 5 जो है इन सारे नंबर्स का एक प्राइम फैक्टर तो गारंटेड है। तो अब एक ऑब्जर्वेशन मिलती है जिसको हम दिमाग में रखेंगे। ऑब्जर्वेशन ये मिलती है सर
कि दुनिया का वो हर एक नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे जीरो हो, दुनिया का वो हर एक नंबर जो कि जीरो पे एंड हो रहा हो, इस टाइप के नंबर्स में गारंटेड एक प्राइम फैक्टर 5 होता ही होता है। इस टाइप के जीरो पे एंड होने वाले दुनिया के सारे नंबर्स का गारंटेड एक प्राइम फैक्टर 5 तो होता ही होता है सर, ये तो पक्का है सर। क्या मैं ये नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता हूं सर। तो एक ये जो बात मुझे यहां पे समझ में आती है, इसको हम दिमाग में रखेंगे कि दुनिया का कोई भी वो नंबर जो कि जीरो पे एंड हो रहा हो, उस नंबर का गारंटेड एक प्राइम फैक्टर तो 5 होगा ही होगा। इस बात को याद रखना। अब इसका मतलब ये होता है कि जीरो पे एंड होने वाले नंबर्स का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके बाद अपने नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिखेंगे, तो वहां पे मुझे गारंटेड 5 दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि मुझे पता है कि जीरो पे एंड होने वाले सारे नंबर्स का गारंटेड एक प्राइम फैक्टर तो 5 होता ही है। यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इन टाइप के नंबर्स को अगर हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिखेंगे तो वहां मुझे 5 दिखेगा ही दिखेगा। इसको चाहो रैंडमली टेस्ट करके देखो। मान लो मैं 150 में टेस्ट करके देखता हूं इस बात को, तो 150 का अगर मैं यहां पे फैक्टराइजेशन करूं सर, तो यहां पे 530 जा, इसके बाद 56 जा, इसके बाद 23 जा। यानी कि अगर मैं अब 150 को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस करके लिखूं तो मैं लिख सकता हूं 5 × 5 × 2 × 3। यानी और अच्छे से लिखूं सर तो 5 दो बार है तो 5 का स्क्वायर × 2 × 3। अगर और अच्छे से लिखूं सर तो असेंडिंग ऑर्डर में 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 2 ऐसा लिख सकता हूं। तो यहां पे जो हमने ऑब्जर्वेशन देखी कि कोई भी नंबर अगर जीरो पे एंड हो रहा है तो उसका गारंटेड एक प्राइम फैक्टर 5 होगा। यानी कि जीरो पे एंड होने वाले सारे नंबर्स का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिखोगे तो उस फैक्टराइजेशन में गारंटेड आपको 5 दिखना ही दिखना है सर। और ये चीज यहां पे साबित भी हो रही है इस एग्जाम्पल से। तो ये वाली बात दिमाग में रखिएगा, फटाफट नोट डाउन करिए। अब एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज को सीखते हैं। अगेन यहां पे ध्यान से सुनना कि वो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है। अब एक नंबर है, ठीक है सर, ये नंबर प्रिंस सर की लाइफ में कई बार आया है। ये नंबर है 63। ये जो नंबर है ये प्रिंस सर का बहुत सारे क्लासेस में कई बार रोल नंबर रहा है, ठीक है। तो 63 का ना थोड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और इसके बाद इस नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिख के देखते हैं सर। तो यहां पे 63 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो दिख रहा है सर कि 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट को फॉलो कर रहा है, यानी 3 से डिवाइड होगा तो यहां पे 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, इसके बाद 3 7 जा 21। यानी कि प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में 63 को हम लिख सकते हैं सर 3 × 3 × 7, 3 × 3 × 7, जिसको थोड़ा और अच्छे से लिख लें तो 3 का स्क्वायर × 7 की पावर 1, ये हम लिख सकते हैं सर। तो हमने 63 को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिख दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं सर कि बताइए 63 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है, तो यहां से आप बोल दोगे सर कि 63 के 2 प्राइम फैक्टर्स हैं, 3 और 7, यही 2 प्राइम फैक्टर्स हैं। हां, वो किसी भी पावर में आए फर्क नहीं पड़ता है, प्राइम फैक्टर्स तो यही 2 है ना सर, 3 और 7। अब देखो यहां पे, अब मैं आपको कहता हूं कि आप मुझे 63 के स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए और उसके बाद उसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिखिए। तो कुछ बहुत अति बुद्धिमान बच्चे होंगे, वो 63 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर लिखेंगे। तो आप अगर ये ना करो सर तो भी दिमाग लगा के 63 के स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। कैसे सर? तो आप कहोगे सर कि 63 का प्राइम फैक्टराइजेशन मुझे पता है, इसी के इस्तेमाल से इसके स्क्वायर का भी प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा और हम इसको भी इसी तरीके से प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिख लेंगे। कैसे सर? तो 63 को कैसे एक्सप्रेस किया था? तो एक्सप्रेस किया था 3 का स्क्वायर × 7 की पावर 1, तो इसका स्क्वायर है यानी कि होल स्क्वायर कर लेंगे। अब हम लोगों ने 9th में प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या सर, कि कहीं पे a × b का होल पावर m होता है तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m × b की पावर m। अगेन हमने ये भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी सर कि a में ही मल्टीपल पावर होते हैं, जैसे इस तरीके से a की पावर m पे पावर n, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं,
यानी कि ये बन जाता है a की पावर m इंटू n। ठीक है सर, तो इन प्रॉपर्टीज को यहां पे लगाते हैं। तो यहां पे अगर ब्रैकेट को ओपन करेंगे सर तो ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर का फिर से स्क्वायर इंटू 7 की पावर 1, जिसको मैं सिंपली 7 बोल सकता हूं, इसका स्क्वायर। ठीक है सर, यानी इसको मैं लिख सकता हूं प्रॉपर्टी लगा के 3 की पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4 इंटू 7 का स्क्वायर। ठीक है सर, अब देखो तो 63 के स्क्वायर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में हम ऐसा लिख सकते हैं। अगेन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो नंबर है 63 का स्क्वायर, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, आप अगेन बोलोगे सर कि इसके प्राइम फैक्टर्स भी 3 और 7 ही हैं। पावर कुछ भी हो सर, प्राइम फैक्टर्स अगर आप पूछोगे तो 3 और 7 ही हैं। अब मान लो यही काम 63 के क्यूब के साथ करते हैं, इसका बताइए प्राइम फैक्टर्स क्या होगा और इसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस करिए। अगेन यही लॉजिक लगाएंगे सर, मेहनत नहीं करेंगे। यानी कि 63 का जानते हैं तो 63 के क्यूब का भी आ जाएगा, यानी 3 स्क्वायर इंटू 7 इसका होल क्यूब। प्रॉपर्टी लगाएंगे सर तो 3 स्क्वायर की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3, यानी कि 3 की पावर प्रॉपर्टी की मदद से 6 इंटू 7 की पावर 3। तो 63 का होल क्यूब को हम ऐसा लिख सकते हैं। अगेन सर देखो, पावर कुछ भी हो, मुझे यह दिख रहा है कि इसके प्राइम फैक्टर्स 3 और 7 ही हैं। मान लो कोई कहता कि 63 की पावर 1000 के लिए बताइए प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। तो अब ये जो आपको पैटर्न मिला है, इस पैटर्न के हिसाब से कह दोगे कि सर 63 के जो प्राइम फैक्टर्स है ना, पावर कुछ भी रहे सर, वही प्राइम फैक्टर्स इसके हर बार ही आने हैं। यानी 63 के पावर 100 में भी जब हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो प्राइम फैक्टर 3 और 7 ही आएंगे। हाँ, इनकी पावर अलग होगी सर, जैसे हर जगह हो रही है, लेकिन प्राइम फैक्टर 3 और 7 ही होंगे। यानी कि सर 63 पे पावर कुछ भी हो, 63 पे मान लो पावर n हो, अगेन कह दोगे सर प्राइम फैक्टर्स इसके 3 और 7 ही आएंगे। इन पे पावर कुछ भी हो, प्राइम फैक्टर्स यही आएंगे। जहां पे n कोई भी नेचुरल नंबर आप रख के देख लो, इसको हमने टेस्ट करके देखा। तो यहां से अब एक और ऑब्जर्वेशन मिलती है। ऑब्जर्वेशन ये मिलती है सर कि अगर हम अपने ओरिजिनल नंबर के प्राइम फैक्टर्स जानते हैं तो उस ओरिजिनल नंबर पे पावर कोई भी नेचुरल नंबर रहे, उसके भी प्राइम फैक्टर्स ओरिजिनल नंबर वाले ही होते हैं सर। ये क्लियरली हमने देख लिया, क्लियर है। और अगर ये इसके प्राइम फैक्टर्स, इसका मतलब क्या, मतलब ये है कि ये जो नंबर्स है ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं सर। यही मतलब है प्राइम फैक्टर्स का। क्या मतलब है कि इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं। ठीक है सर, अब देखो यहां पे, अब ये जो 2 ऑब्जर्वेशन आपको मिली है, इन्हीं को करते हैं कंबाइन। ठीक, अब यहां पे समझना बात को बिल्कुल ध्यान से। तो पहली ऑब्जर्वेशन में हमने ये देखा कि अगर कोई नंबर डिजिट 0 पे एंड कर रहा है, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे डिजिट 0 मुझे दिखता है, तो उस नंबर का प्राइम फैक्टर 5 तो होना ही होना है। पक्का है सर। यानी इसी बात को मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है, अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टर में, प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है, तो वो नंबर कभी भी 0 पे एंड नहीं कर सकता। इस बात को मैं ऐसा भी बोल सकता हूं सर, बिल्कुल सही बात है। और यहां पे हमने ये देखा सर दूसरे ऑब्जर्वेशन में कि अगर हमें अपने ओरिजिनल नंबर में प्राइम फैक्टर्स पता है तो उस ओरिजिनल नंबर पे पावर कोई भी नेचुरल नंबर डाल दो, प्राइम फैक्टर्स वही सेम रहते हैं सर। ठीक, अब देखो यहां पे, अब यहां पे इन बातों को यूज करते हैं सवाल के प्रूफ में। तो मेरा ओरिजिनल नंबर क्या है सर, तो कह दोगे यहां पे जो मेरा ओरिजिनल नंबर है, कह दोगे सर यहां पे जो मेरा ओरिजिनल नंबर है वो है 4 की पावर n। ठीक है सर, तो 4 की पावर n, तो एक बार पता करते हैं कि 4 की पावर n के लिए, यानी ये जो भी नंबर होगा, कोई भी नेचुरल नंबर n की जगह पे रखो आप, ये जो भी नंबर आएगा उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे, पहले ये पता करते हैं सर। ठीक है, तो यहां पे आप कह दोगे सर कि ओरिजिनल नंबर है 4, तो 4 का अगर फैक्टराइजेशन किया जाए तो 2 2 जा 4, यानी 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 यानी 2 का स्क्वायर। तो कह दोगे सर कि ये जो नंबर 4 है इसका एक ही प्राइम फैक्टर होगा और वो हो जाएगा 2। ठीक है सर, यानी कि सर इस नंबर 4 पे आप कोई भी नेचुरल नंबर पावर डाल दीजिए, फर्क नहीं पड़ता है, जो ओवरऑल रिजल्ट होगा उसका भी एक ही प्राइम फैक्टर होगा 2।
और अभी हमने सीखा कि अगर कोई नंबर डिजिट 0 पे एंड कर रहा है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टर 5 दिखना ही चाहिए। अगर प्राइम फैक्टर 5 नहीं दिखता है किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में तो वो नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं कर सकता। अब मुझे इसके लिए टेस्ट करना था तो मैंने देखा सर कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं दिख रहा है, यानी कि प्रूव होता है कि ये नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं कर सकता है। सर कर दिया साबित। समझ में आया क्या? बिल्कुल आना चाहिए। फटाफट इस कहानी को नोट डाउन कर लो। अब यही जो बात बोली उसको प्रॉपरली प्रेजेंट कैसे करना है उसको सीखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। पहले इस चीज को इरेज कर देते हैं सर। तो इस प्रूफ डैट वाले सवाल की पूरी कहानी हमने सीख ली कि सवाल में क्या दिमाग लगाना है, कैसे कैसे दिमाग लगाना है। अब ये भी सीख लेते हैं सर कि अगर ये सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो सॉल्यूशन को प्रॉपरली प्रेजेंट कैसे करना है जिससे पूरे नंबर हमें मिले। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी सवाल अगर ऐसे पूछा जाता है कि प्रूफ डैट या फिर शो डैट, तो इस टाइप के सवाल में सॉल्यूशन को कभी भी आंसर बोल के या फिर सॉल्यूशन बोल के स्टार्ट नहीं करते। इस टाइप के सिचुएशन में हमेशा अपने सॉल्यूशन को हम प्रूफ बोल के स्टार्ट करते हैं। इस बात को लिख लीजिए। तो दिख रहा है सर प्रूफ डैट बोल के सवाल पूछ रहा है तो सॉल्यूशन को प्रूफ बोल के स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सर स्टार्टिंग में? तो सबसे पहले हम बताएंगे कि कोई भी नंबर अगर डिजिट 0 पे एंड होता है तो वो नंबर गारंटेड हमेशा और हमेशा 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। जहां पे इसी बात को मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि कोई भी नंबर अगर डिजिट 0 पे एंड होता है तो उस पर्टिकुलर नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में मुझे कंफर्म्ड, मुझे गारंटेड 5 दिखेगा ही दिखेगा एज प्राइम फैक्टर। तो बस इसी बात को सबसे पहले लिख लेंगे कि सिंस एनी पॉजिटिव इंटीजर एंडिंग विद डिजिट 0 इज डिविजिबल बाय 5, हेंस इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट कंटेन 5। अब इतना बोलने के बाद हमारा जो वो गिवन नंबर है समथिंग की पावर n, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और इसके प्राइम फैक्टर्स पता करेंगे सर। तो मैंने आपको अभी जस्ट सिखाया था कि अगर कोई नंबर समथिंग की पावर n में होता है तो जो प्राइम फैक्टर्स समथिंग के आते हैं वही सेम प्राइम फैक्टर्स समथिंग के पावर n के भी होते हैं। तो लगा दो लॉजिक। तो मेरा ओरिजिनल नंबर है 4 की पावर n। यहां से 4 पे अगर बात की जाए तो 4 का एक ही प्राइम फैक्टर आएगा सर फैक्टराइजेशन के बाद, वो होगा 2। यानी कि हमने जो सीखा है उससे हम कह सकते हैं कि 4 की पावर n का भी एक ही प्राइम फैक्टर आएगा और वो होगा 2। बस इसी बात को यहां पे लिख लेना है सर। तो 4 की पावर n में हमने क्या किया? फैक्टराइजेशन किया। तो 4 को सबसे पहले लिख लिया प्राइम फैक्टराइजेशन करके 2 का स्क्वायर, इस पे होल पावर n। अब पावर वाली प्रॉपर्टी लगाई, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा 2 इंटू n, यानी कि 2 की पावर 2n हो गया सर। तो यहां से तुरंत हमें दिख रहा है कि 4 की पावर n का एक ही प्राइम फैक्टर होगा और वो होगा 2। इसी बात को यहां पे लिख लेंगे कि therefore the only prime factor in the factorization of 4 की पावर n is 2। अब देखो आगे वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। तो जब हम अपने प्रीवियस लेक्चर में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का कंसेप्ट सीख रहे थे तो वहां पे हमने जाना था कि किसी भी कंपोजिट नंबर को जब प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो हमें वहां पे जो भी प्राइम फैक्टर्स दिखते हैं वो बिल्कुल यूनिक होते हैं सर। तो ये जो यूनिकनेस की बात होती है ना उसको यहां पे जरूर से मेंशन करना, यानी कि समझना बात को। यानी कि आप कह दोगे कि 4 की पावर n की जब बात करेंगे तो इसका बस एक ही प्राइम फैक्टर होगा 2, इसके अलावा और कोई नहीं होगा सर। किस प्रॉपर्टी से? तो बाय द यूनिकनेस प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। वही चीज मैंने लिख दी है कि देयरफॉर देयर इज नो अदर प्राइम फैक्टर अदर देन 2 इन इट्स फैक्टराइजेशन। और प्रॉपर्टी यहां पे मेंशन कर देंगे। आपको एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो रीजन क्या लिखा? बाय यूनिकनेस प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब इतना लिखने के बाद सिंपली हम कह सकते हैं कि मुझे दिख रहा है कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 कहीं पे भी नहीं आया, यानी कि ये जो नंबर है ये कभी भी डिजिट 0 पे एंड नहीं करेगा, बस यही बात बोल देनी है। तो यहां पे लिख लेंगे हेंस 5 डज नॉट अकर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n फॉर एनी नेचुरल नंबर n, देयरफॉर 4 की पावर n डजंट एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बस कहानी खत्म, पैसा हजम, इतना लिख लोगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे। फटाफट नोट डाउन करो, अगर ये सवाल बोर्ड एग्जाम में आता है तो 2 मार्क्स में आएगा। ठीक है सर। अब इसी टाइप का एक और मजेदार सवाल प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान से सुनना। अब ये जो सवाल है आप लोग देख पा रहे हो सर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, अभी तक बोर्ड एग्जाम में नहीं आया है, यानी कि अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले सवाल जज करके देखते हैं। तो हमने जो हिंट्स देखा था वो हिंट्स यहां पे मुझे दिख रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि मेरा जो नंबर है सर ये समथिंग की पावर n फॉर्मेट का है। अगेन मुझे दिख रहा है सर यहां पे हिंट कि ऐसी बात हो रही है कि द नंबर कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। इस टाइप की चीज मिल गई, तुरंत कंफर्म हो गए कि इस सवाल को भी सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं कभी ना कभी मुझे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का कंसेप्ट अप्लाई करने की जरूरत है। तो सवाल यहां पे पहचान लिया कि किस कंसेप्ट से बनेगा। अब यहां पे एक बार ये देख लेते हैं सर कि सवाल कहना क्या चाहता है। सवाल कह रहा है कि शो दैट 12 की पावर n कांट एंड, या फिर कह लो कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो एंड विथ डिजिट 0 तक तो सीखा था सर, यहां पे 0 और 5 भी आ गया। अब क्या नया होने वाला है इसको समझते हैं। तो ये अंग्रेजी में क्या बोला जा रहा है सर हमें? तो अंग्रेजी में हमें यहां पे ये बोला जा रहा है कि शो करके दिखाइए, साबित करके दिखाइए कि ये जो गिवन नंबर है 12 की पावर n, यहां पे आप n की जगह पे दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर रख के देख लो। उसके बाद जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आप ये पाओगे कि उस पर्टिकुलर नंबर का जो एंड डिजिट होगा वो ना ही 0 आएगा ना ही 5 आएगा। क्या मैंने बोला? मैंने बोला सवाल कह रहा है साबित करके दिखाइए, प्रूफ करके दिखाइए कि ये जो नंबर है 12 की पावर n, यहां पे आप n की जगह पे दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर रख के देखिए, फिर जब आप सिंप्लीफाई करिएगा तो आप पाइएगा कि आपका जो नंबर आ रहा है उस नंबर में यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वहां पे ना ही कभी भी आपको 0 दिखेगा ना ही कभी भी आपको 5 दिखेगा। यानी कि यूनिट प्लेस पे इस सिचुएशन में कभी भी ना ही आपको 0 दिखेगा ना ही आपको 5 दिखेगा सर। तो यही बात आपको यहां पे साबित करके दिखानी है। यानी कि ये जो बात बोली जा रही है सर इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो शुरुआती कुछ नेचुरल नंबर्स पे पैटर्न टेस्ट करते हैं। तो नंबर है सर 12 की पावर n। तो मान लो शुरू के 2 या 3 नेचुरल नंबर लेते हैं, जैसे 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया। तो जब n की वैल्यू 1 होगी तो मेरा नंबर हो जाएगा 12 की पावर 1 यानी कि 12। तो दिख रहा है सर कि जो एंड डिजिट है, जो यूनिट प्लेस का डिजिट है, यहां पे ना ही 0 है ना ही 5 है। अगेन देखिए n की जगह पे 2 डालते हैं सर तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। अगेन दिख रहा है सर कि जो यूनिट प्लेस का डिजिट है, यहां पे जो एंडिंग डिजिट है, यहां पे ना ही 0 है ना ही 5 है अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। अगेन मान लो n की जगह पे 3 डाल के देखते हैं तो 12 का क्यूब कितना हो जाएगा सर? तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, इंटू 12 कर दोगे तो 12 4 जा 48, 12 4 जा 48, 4 52, यहाँ पे 5, 12 1 जा 12 प्लस 5 17, 1728 हो जाएगा सर। अगेन यहाँ पे दिख रहा है कि जो यूनिट प्लेस का डिजिट है, जो एंडिंग डिजिट है, वहां पे ना ही 0 है और ना ही 5 है। तो कहोगे सवाल में जो बात बोली जा रही है 100% सही है। मुझे दिख रहा है कि 12 की पावर n में मैं n की जगह पे दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर रख के देख लूं, हर बार सिंप्लीफाई करने पे जो एंड डिजिट है वहां पे ना ही कभी 0 मिलता है ना ही कभी 5 मिलता है। यानी कि एंड डिजिट कभी भी इस सिचुएशन में ना ही 0 के साथ एंड कर सकता है ना ही 5 के साथ एंड कर सकता है सर। ठीक है,
तो सवाल में जो कहानी बोली जा रही है सर वो वेरीफाई तो हो रही है, लेकिन ऐसे करके तो लिख नहीं सकते सर, हमें प्रॉपरली एक जनरल तरीके से समझाना पड़ेगा। तो कैसे समझाएंगे सर, उस पे जाने से पहले अगेन कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों पे बात कर लेते हैं। ध्यान से यहां पे मेरी बात को सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा सर। तो वो वाली चीज तो पता ही है पिछले क्वेश्चन से कि कोई भी नंबर है, अगर इस नंबर के हम प्राइम फैक्टर्स पता कर लेते हैं सर, तो यहां पे फायदा ये होता है कि इस नंबर पे कोई भी पावर रहे, इस नंबर पे कोई भी पावर रहे फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये पावर नेचुरल नंबर है तो इसके भी वही सेम टू सेम प्राइम फैक्टर्स होंगे जो कि मेरे ओरिजिनल नंबर के थे। तो ये तो हमने लास्ट सवाल में ही सीख लिया था। अब उसके अलावा एक मजेदार चीज को यहां पे देखो। तो लास्ट सवाल में हमने एक और चीज देखी थी, हमने ये देखा था सर कि कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होता है, कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होता है तो वो नंबर हमेशा गारंटेड 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। यानी इसी बात को हम ऐसा कह सकते हैं कि 0 से एंड होने वाला कोई भी नंबर होगा और अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन में गारंटेड मुझे 5 दिखेगा ही दिखेगा। अब एक और मजेदार पैटर्न को साइड बाय साइड ऑब्जर्व करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब मान लो आपके सामने नंबर लिख रहा हूं 15, 25, 225, यहां पे मान लो 355, मान लो 1005। अब देखो ये जो सारे नंबर्स हैं इनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। अगर मैं आपसे पूछूं सर कि ये जो नंबर 15 है, क्या ये नंबर 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है? आप कहोगे बिल्कुल सर डिविजिबल है। अगेन ये नंबर 25 5 से डिविजिबल है कंप्लीटली? बिल्कुल है सर। सर 225 5 से डिविजिबल है कंप्लीटली? बिल्कुल है सर। 355 5 से कंप्लीट डिविजिबल है? बिल्कुल है सर। 1005 5 से कंप्लीट डिविजिबल है? बिल्कुल है सर। तो अगेन कहोगे सर कि हमने इतनी मैथमेटिक्स की है कि हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी ऐसा नंबर हो जिसके यूनिट प्लेस पे 5 हो, कोई भी ऐसा नंबर हो जिसका यूनिट डिजिट 5 हो, ये सारे नंबर्स भी 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। यानी इसी बात को मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि जो भी नंबर्स 5 पे एंड करते हैं उन नंबर्स में गारंटेड कंफर्म एक फैक्टर 5 होगा ही होगा। अब अगेन 5 है प्राइम नंबर, यानी इसी बात को मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो भी, अब ध्यान से सुनना, यानी इसी बात को मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो भी नंबर्स 5 के साथ एंड करते हैं इनका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इस प्राइम फैक्टराइजेशन में गारंटेड मुझे 5 दिखेगा ही दिखेगा। चाहो तो टेस्ट करके देख लो। मान लो 355 के साथ टेस्ट करते हैं, तो 355 के साथ टेस्ट करेंगे सर, फैक्टराइजेशन करें तो 5 7 जा 35, 5 1 जा 5 हो गया सर। ठीक है, यहां पे दिख रहा है सर, इस तरीके से कहानी मेरी आ रही है। तो यहीं पे आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है सर, यहीं पे दिख रहा है कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आ गया, यानी कि बात जस्टिफाई होती है। यानी कि सर ये हम पहले से जानते थे कि कोई भी नंबर अगर डिजिट 0 पे एंड करता है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में गारंटेड 5 मिलेगा। अब हमने ये भी जान लिया कि अगर कोई भी नंबर 5 के साथ भी एंड करता है तो उसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन में मुझे गारंटेड 5 मिलेगा। यानी इस बात को कंबाइंड वे में हम ऐसा ध्यान में रख सकते हैं कि कोई भी नंबर अगर 0 से या फिर 5 से एंड कर रहा है तो उस पर्टिकुलर नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में गारंटेड मुझे एक प्राइम फैक्टर के तौर पे 5 मिलेगा ही मिलेगा सर। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट डाउन कर लो सर। क्लियर है? तो अब ये जो बात यहां पे समझ गए हैं, इस पे काम करना स्टार्ट करते हैं सर। तो यहां पे अब इन दो चीजों की मदद से अपने ओरिजिनल सवाल पे डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहां पे ये मुझे समझ में आ गया है कि किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस के डिजिट पे किसी भी नंबर के एंड में अगर 0 या 5 है तो वो नंबर का एक प्राइम फैक्टर तो कंफर्म 5 होगा सर। अब मेरा ओरिजिनल नंबर है 12 की पावर n, इसके थोड़े प्राइम फैक्टर्स पता करते हैं।
तो मुझे पता है सर कि जो प्राइम फैक्टर्स 12 के आएंगे यही 12 की पावर n के भी आएंगे, n कोई भी नेचुरल नंबर हो, हमने सीखा है सर ये कंसेप्ट। तो 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहां पे कह दोगे सर 3 4 जा 2 2 जा, यानी 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि और अच्छे से 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 यानी कि 3, ऐसा बोल सकते हैं। यानी इस चीज को मैं बोल सकता हूं यहां पे 2 का स्क्वायर इंटू 3 और इस पे होल पावर n। तो जो प्रॉपर्टी होती है एक्सपोनेंट्स की वो यहां पे अप्लाई करके कह सकते हैं 2 का पावर 2 इस पे पावर n इंटू 3 पे पावर n, जिसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का पावर 2n इंटू 3 का पावर n। तो सिंपल फंडा है सर जो सीखा है सर कि 12 के फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं सर, तो कह दोगे 12 के दो ही प्राइम फैक्टर्स हैं 2 और 3। तो चूंकि 12 के दो ही प्राइम फैक्टर्स है 2 और 3, तो 12 की पावर n के भी दो ही प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 और 3, चाहे n दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर हो सर। तो समझना बात को। तो ये जो पर्टिकुलर नंबर है इसके एग्जैक्टली दो ही प्राइम फैक्टर्स है 2 और 3, इसके अलावा और कोई नहीं है और कोई नहीं हो भी नहीं सकता है सर, क्योंकि यूनिकनेस वाली प्रॉपर्टी से हम ये जानते हैं कि किसी भी कंपोजिट नंबर को जब हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो वो तरीका बिल्कुल यूनिक होता है। तो इसके बस यही दो प्राइम फैक्टर्स, इसके अलावा और कोई नहीं है। और मुझे पता है कि 0 या 5 पे एंड होने के लिए प्राइम फैक्टर का 5 होना कंफर्म है। तो यहां से कह देंगे कि चूंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आता है, यानी कि ये वाला जो नंबर है ये कभी भी 0 या 5 पे एंड नहीं हो सकता है सर। अगेन इजीली सवाल को सॉल्व कर लिया, फटाफट इस कहानी को नोट डाउन कर लीजिए। अगेन इसके लिए प्रॉपर प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, कैसे प्रेजेंट करेंगे। अगेन वही कहानी सर, मैंने आपको बोला था शो डैट बोले प्रूव डैट बोले सर, लिखने का तरीका वही रहेगा, प्रूफ करके लिखोगे। अगेन उसी पैटर्न से लिखना है। सबसे पहले बोल दोगे कि कोई भी, हम जानते हैं सर कोई भी नंबर अगर 0 या 5 पे एंड होता है तो वो नंबर 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, जिसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोई भी नंबर अगर 0 या 5 पे एंड होता है तो उसका एक प्राइम फैक्टर 5 होगा ही होगा कंफर्म। इस बात को लिख लेंगे। एनी पॉजिटिव इंटीजर एंडिंग विद डिजिट 0 और 5 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5, यानी कि हेंस इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट कंटेन 5। अब उसके बाद अपने इस गिवन नंबर यानी कि समथिंग की पावर n वाले नंबर के फैक्टराइजेशन पे बात करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स पता करेंगे। तो जो 12 के प्राइम फैक्टर्स होंगे वही 12 की पावर n के होंगे, उसी को यहां पे लिख लेंगे सर। तो 12 हो गया आपका 2 का स्क्वायर इंटू 3, इस पे होल पावर n, प्रॉपर्टी लगाई, इसको इस तरीके से लिख लिया। यहां से दिख रहा है कि 12 की पावर n के एग्जैक्टली दो प्राइम फैक्टर्स हैं और ये है 2 और 3। अब यूनिकनेस वाली बात कर देंगे सर, यानी कि देयर आर नो अदर प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 और 3 in the prime factorization of 12 की पावर n by uniqueness property of fundamental theorem of arithmetic। तो यहां से आप कह देंगे कि चूंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आ रहा है, यानी कि ये नंबर कभी भी 0 या 5 से एंड नहीं कर सकता है। उसी को लिख लेंगे कि therefore 12 की पावर n फैक्टराइजेशन doesn't contain 5, hence 12 की पावर n can never end with digit 0 और 5 for any natural number answer। इतना लिख लोगे, अगेन पूरे नंबर मिल जाएंगे। फटाफट कहानी को नोट डाउन कर लीजिए। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में तगड़े वैरायटी के कुछ तगड़े सवाल हमने सॉल्व किए सर। अब यहां पे आपको दे रहा हूं होमवर्क। तो ये जो पहली डीपीपी है सभी से बननी चाहिए सर। फटाफट पहले डीपीपी के सवाल नोट डाउन करिए, सबसे बनना चाहिए क्योंकि ये वैरायटी हमने डिस्कस कर ली। तो होमवर्क का पहला सवाल, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अगला सवाल है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आपके नंबर से जिनको एक्सप्रेस करना है 7325, 468 और 945। तो ये सवाल आपसे बनने चाहिए क्योंकि इनको बनाने के लिए जिस कंसेप्ट की जरूरत है ये आप ऑलरेडी सीख चुके हो सर। तो यहां पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे बेस्ड सवालों में हमने सवालों की कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज को इस लेक्चर में डिस्कस किया और वैरायटीज है उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे सर। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा लेक्चर में मजा आया, नई चीजें सीखने को मिली, धांसू तरीके से आपने लेक्चर को एंजॉय किया। तो
लेक्चर को अगर एंजॉय कराया है तो लाइक करिए सर, लेक्चर को शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए कि बहुत तगड़े तरीके से प्रिंस सर आप लोगों को क्लास 10th की मैथ्स पढ़ाते हैं सर। तो लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों में बताइए और यहाँ पे पढ़ने के लिए अड्डा चैनल से जुड़े रहिए। तो फिर से इसी तरीके से नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे यहाँ पे अड्डा 24/7 क्लास 9th and 10th चैनल पे। तब तक के लिए सायोनारा, टाटा, बाय बाय।